धन्यवाद। आप जैसा कि जानते हैं 4 अप्रैल को आपका जीव विज्ञान का एग्जाम है। आज हम कुछ जो पौधे एवं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर है, उस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम बता रहे हैं, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको बार बार कई सालों में पूछा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 10 के जीव विज्ञान के संबंधी जो क्वेश्चन हैं आपके पेपर में आने वाले हैं, उस सभी को क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से आपके सामने रखते हैं, जिससे कि आपको कहीं भी किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप उस चीज को नियमित रूप से यदि हमारे इस चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो निश्चित रूप से आप ये समझ लें कि आपके पूरे 100 के 100% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी पेपर में जो क्वेश्चन आता है, पूछता है कि किन्हीं 4 नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम लिखिए। देखिए क्वेश्चन कैसे कभी पूछ देता है कि किन्हीं 4 नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम लिखिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम 4 नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम लिखें, तो नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती हैं, पहले इसको आप समझ लें। जैसे कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन को स्रावित किया जाता है, जो शरीर के जो हमारे पौष्टिक तत्व हैं उनके साथ मिलकर के ये विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें आता है आपकी ग्रंथियां, जिसको अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित, ये 3 प्रकार के ग्रंथियों के हम प्रकार को पढ़ते हैं। इन तीनों प्रकार में अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत कुछ नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, कुछ मिश्रित ग्रंथियां होती हैं जो नलिका विहीन और नलिका युक्त दोनों का लक्षण रखती है। ऐसे ग्रंथियों के बारे में पूछता है। अब यहाँ पे हम बार बार ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि 4 नलिका विहीन ग्रंथियां क्या है। तो सबसे पहले ये जान लें कि जो हमारी नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की हैं और ये विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्रावण करती हैं, लेकिन इनके जो हार्मोन होते हैं या किसी नली के माध्यम से कोशिकाओं तक नहीं पहुंचती हैं। अर्थात ये ग्रंथियां जो हार्मोन को स्रावित करती हैं, तो ये सीधे रक्त में जाकर के मिल जाती हैं। इनके लिए कोई नली नहीं होती है। तो जिस भी हार्मोनों के लिए कोई नली स्रावण करने के लिए नहीं होती है, ऐसे ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां। तो यानी जिसमें नली नहीं है, सीधे और वह हार्मोन सीधे रक्त में मिला दिया जाता। तो ऐसे में 4 नलिका विहीन ग्रंथियां आती हैं, जिसमें आप देखें कि सबसे पहले आपका आता है पीयूष ग्रंथियां, फिर इसके बाद आता है थायराइड, पैराथायराइड। यानी अब ग्रंथियों का नाम देखिए, पीयूष ग्रंथि आता है जो नलिका विहीन होती है, थायराइड होती है जो नलिका विहीन होती है, पैराथायराइड होती है जो नलिका विहीन होती है, थाइमस ग्रंथि होती है जो नलिका विहीन होती है, अधिवृक्क जो होता है वह भी आपका नलिका विहीन होता है, और पैराथायराइड, जैसे कि आप जानते हैं थायराइड जो होता है वह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्रावण करता है, जो पैराथायराइड होता है वो पैराथार्मोन का स्रावण करता है, जो अधिवृक्क होता है वह एंड्रेलिन और नॉरएड्रेनालिन को स्रावण करता है। तो ये सभी प्रकार की जो ग्रंथियां हैं विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्रावण करती हैं, तो इन्हें हम नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। अर्थात 4 नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम क्या हमने रखा, तो थायराइड, ध्यान दीजिएगा, थायराइड, पैराथायराइड, थायराइड, पीयूष, अधिवृक्क,
ये सभी देखिए 1 2 3 4 5 ये थाइमस यानी ये सभी ग्रंथियां, यहां तक कि पीनियल का है, पीनियल का यानी ये सभी प्रकार के जो आपके नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, इसमें जो कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो दोनों प्रकार के लक्षण लगते हैं, नलिका विहीन है, नलिका युक्त भी है। तो ऐसे में एक मिश्रित ग्रंथ का नाम आता है जिसमें आपका अग्नाशय नाम लिया जाता है। पैंक्रियाज एक ऐसा ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथियों के रूप में नाम उसके लिखे जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि वह कौन सा हार्मोन होता है जो गैसीय अवस्था में होता है। ध्यान दीजिएगा, वह कौन सा हार्मोन होती है जो गैसीय अवस्था में होती है, यानी वह सिर्फ गैस अवस्था में ही होती है, जबकि यह घोल के रूप में होती है तो गैसीय अवस्था में होने वाले जिसको हम बोलते हैं एथिलीन। देखिए इसका आंसर होता है एथिलीन, यानी एथिलीन एक ऐसा हार्मोन होता है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखें कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि वह कौन सा हार्मोन है जो पुष्पन के क्रिया को प्रेरित करता है, यानी वह कौन सा हार्मोन है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है कि वह कौन सा हार्मोन है जो पुष्पन की क्रिया को प्रभावित करता है। ध्यान देना, प्रभावित करता है, यानी या उसको समझे कि यहाँ पे प्रभावित करने के पहले आप ये देखें प्रेरित करता है। पहला आप प्रेरित कर ले, यानी प्रेरित करता है तो सबसे पहले बात पुष्पन की अभिक्रिया को, यानी पुष्पन की क्रिया को और बढ़ाने के लिए पादपों में आप देखें कि वह कौन सा हार्मोन होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होता है क्या है, जिबरेलिन। ध्यान दीजिएगा, जिबरेलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो आप देखेंगे कि पुष्पन की क्रिया को अधिक प्रेरित करने का कार्य करता है। अब इसी के साथ जो प्रेरित करने का काम करता है ऐसे हार्मोनों को अब वह पूछ देता है कि किस हार्मोन के कारण, अरे वह कौन सा हार्मोन है जिसका छिड़काव कर दिया जाए खेतों में जिससे कि वहां पे जो खरपतवार हैं वह नष्ट हो जाते हैं। वह कौन सा हार्मोन है जो खरपतवार पर छिड़काव करने से नष्ट हो जाते हैं। यानी वह कौन सा हार्मोन है जो खरपतवार पे यदि हम छिड़काव कर देते हैं तो छिड़काव करने के बाद वह नष्ट हो जाता है, यानी खरपतवार हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हम देखेंगे कि जैसे नाना प्रकार के आपके क्षेत्रों में देखते हैं कि जो दवाएं होती है खरपतवार की, उन खरपतवार के दवाओं में कैसे कैसे दवाओं को छिड़काव हम करते हैं जिससे कि वह नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आता कौन सा हार्मोन है, ये पहले ध्यान देना। तो ऑक्सिन, यानी ऐसे में आप देखें जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है ऑक्सिन, यानी इसी को IAA भी कहा जाता है। कभी कभी ऑप्शन में भी दे देता है, तो वहां पे ध्यान दें कि आपका ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन होता है जिनका हम छिड़काव कर देते हैं तो हमारे जो खेतों में जो खरपतवार होते हैं वह नष्ट हो जाने का कार्य करते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन कर देता है कि बीजों के अंकुरण के लिए कौन से हार्मोन
अंकुरित नहीं हो रहा है, और बीज को अंकुरित करने के लिए हम कैसे हार्मोनों का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर देखें, बीजों के अंकुरण के लिए जो हार्मोन आता है वह हार्मोन हमारा जिबरेलिन होता है। कौन सा होता है? जिबरेलिन होता है। तो इसको भी आपको याद रखना पड़ता है। अब दूसरी बात क्या है, जैसे ग्रंथियों को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये भी पूछता है। तो पीयूष ग्रंथि होता है जिसको हम मास्टर ग्रंथि कहने का कार्य करते हैं। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि लड़कियों में वह कौन से हार्मोन के अधिकता के कारण उनके दाढ़ी और मूंछ आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, जो मादा का जो अंडाशय होता है वह दो प्रकार के हार्मोनों का स्रावन करते हैं। यानी एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। तो जो दाढ़ी मूंछ हार्मोन के कारण होता है इसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन। यानी एस्ट्रोजन होता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो मादा के अंडाशय से निकलता है, जिसके अधिकता के कारण लड़कियों में दाढ़ी और मूंछ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। तो ये पहले ध्यान देना। कभी कभी ये भी पूछता है कि वह कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके अधिकता के कारण जो अस्थियां होती हैं वह मृदुलास्थि में हो जाती है, यानी कोमल हड्डी हो जाती है। तो ऐसे में जो पैराथायराइड होता है, वह जो पैराथायराइड ग्रंथ होता है पैराथार्मोन हार्मोन का स्रावन करती है, जिससे कि हड्डियां जो होती हैं वह मृदुलास्थि हो जाती है। अब कभी कभी ये पूछता है कि पुरुषों में जो गौण लैंगिक लक्षण होता है वह किस हार्मोन के कारण होता है। यानी जैसे कहते हैं कि ये लड़के हैं, ये नौजवान हो गए हैं, इनके दाढ़ी मूंछ आ गए हैं, तो ऐसे में वह कौन सा हार्मोन होता है जो इनके दाढ़ी मूंछ का आ जाना, जन्म अंगों के पास बाल का उग जाना, ऐसी चीजें आती हैं। तो ऐसे में कौन से हार्मोन कार्य करते हैं? तो वहां पे टेस्टोस्टेरोन आता है, यानी वहां पे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन कार्य करता है। इस तरीके से आप देखें कितने हम हार्मोनों के बारे में और इतने चीजों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब इसके साथ ही पूछता है पेपर में कि आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन होता है कि आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो जीवधारी हैं, इनमें जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब ये पहुंचने की जो क्रिया होती है, इसको हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। यानी लक्षणों का एक पीढ़ी से द्वितीय पीढ़ी में पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। दूसरी बात, क्वेश्चन क्या कहता है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है? ध्यान दीजिएगा, आनुवंशिकता के जनक। अब यहाँ पे पूछता है कि यानी आनुवंशिकता के खोजकर्ता कौन है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो पाइथन सटाइवर जो मीठी मटर होती है, उस पर सर्वप्रथम आनुवंशिकता के लक्षणों को अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल थे। अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल ही आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं। यानी इसका जो आंसर होता है वह आप देखेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल यानी आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल कहे जाते हैं। अब इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन कह देता है कि एलील किसे कहते हैं, क्योंकि एलील कभी नाम देता है, कभी एलीलोमार्फ देता है। तो आप देखें, जो विपरीत लक्षण वाले जो युग्मक से जो बना जो पादप होता है, जो उस पादपों में दो विपरीत लक्षण जो दिखाई देते हैं, अरे एक ही पुष्प हो और उस पुष्प में एक ही पौधा हो, उस पौधा
चौथे में दो प्रकार के यदि लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि गुलाब होता है तो लाल और सफेद, यानी जब दो क्वालिटी के आपके उस पुष्प के जो संरचनाएं जो मिलती हैं, जो पुष्प का जो कलर मिलता है उसको हम एलील कहते हैं। या मान लीजिए कभी ऐसा दिखाई देता है, यदि उसके लंबाई को अध्ययन किया जाए तो लंबाई और गौनापन दोनों प्रकार के यदि लक्षण उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं तो वह भी आपका एलील कहलाता है। तो ये भी चीजें आपके पूछते हैं पेपर में। दूसरी बात क्या क्वेश्चन आता है कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी क्वेश्चन होता है प्रभावी व अप्रभावी लक्षण, ध्यान किसे कहते हैं या क्या है पूछता है। तो सबसे पहले देखें ध्यान से कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होता है। जैसा कि जब हम पहली पीढ़ी में यानी F1 पीढ़ी में जब हम शुद्ध जड़कों में आपस में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, अर्थात जब क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो संकरण के फलस्वरूप जो F1 पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होते हैं वह संतानों में जो लक्षण, जैसे एक जो लक्षण होता है वह एक जो कारक यानी युग्मक होता है वह दो कारकों को लेकर चलता है, यानी दो लक्षण दो कारक अर्थात दो लक्षण। ध्यान है, कारक अर्थात क्या है कि जब जीन का नाम नहीं लिखा जाता था तो उसको हम कारक नाम से जानते थे। तो यानी एक युग्मक जब दो जीनों को लेकर चलता है तो वह क्या होता है कि उसमें दो प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। ये तो पहले एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण दिखाई देता है। तो जो जीन उसमें से अपने प्रभाव को पहले पीढ़ी में ही प्रदर्शित कर देता है उसको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो जीन अपने लक्षण को प्रभावित करके अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पाता है उसको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। हाँ, हो सकता है कि जीवन किसी काल में वह लक्षण भी प्रदर्शित हो सके या तो उसके अगले पीढ़ी में वह अप्रभावी वाले जो लक्षण होते हैं वह स्पष्ट रूप से उनमें प्रदर्शित हो सकते हैं। इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इसी के साथ आपका इस RTA क्लासेस में धन्यवाद। अब आगे पुनः हम आपको नया चैप्टर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने का कोशिश करेंगे।